सुबह 6 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नज्म और मैं हूं रतिका मेहरा। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर जो हर किसी के घर और परिवार से जुड़ा हुआ है, वुमेन हेल्थ। वो ख्वातीन जो अपने पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं, लेकिन जब बात आती है उनकी सेहत की तो अक्सर वो ये कह देती हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और इसी कुछ नहीं हुआ है के पीछे छिपी होती हैं बहुत सारी बीमारियाँ और बहुत सारी तकलीफ़ें, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस और भी कई सारी। तो ऐसे में समझना ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ख्वातीन तंदुरुस्त नहीं रहेगी तो पूरे घर का ख्याल कौन रखेगा। और इसलिए ये ज़रूरी है कि वो प्रॉपर डाइट लेती रहें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें और सबसे ज़रूरी बात ये है कि कुछ वक्त अपने लिए निकालें। तो इसीलिए आज हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे कि ख्वातीन किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं, किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को अपनाकर बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकती हैं। और इन्हीं सभी सवालात के आज जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है एक्सपर्ट डॉक्टर्स का एक खास पैनल। लेकिन इससे पहले हम आपका उनसे तारुफ करवाएं। हम आपको बता दें, अगर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं या प्रोग्राम के दौरान आपके जहन में कोई भी सवाल आते हैं आज के टॉपिक को लेकर, तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आप जानते हैं कि दुनिया की आधी आबादी ख्वातीन पर मबनी है और वो हर शोबे में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। मगर उनकी सेहत के मामले में अब भी मुआशरे का रवैया लापरवाही वाला ही है। ख्वातीन की सेहत की देखभाल जिंदगी के हर मरहले में होनी चाहिए, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। अफसोस कि सदियों से ख्वातीन की सेहत का मतलब सिर्फ हमल और जचगी के दौरान देखभाल तक महदूद रहा है। जचगी की देखभाल जरूरी तो है, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। बाकी उम्रों में भी औरतों को मुकम्मल तवज्जो और इलाज की जरूरत होती है। हमारे मुल्क में ख्वातीन का रवैया अक्सर अपनी सेहत के बारे में बेपरवाही वाला होता है, खास तौर पर वो ख्वातीन जो कम पढ़ी लिखी होती हैं। बीमारी बढ़ जाने के बाद ही इलाज की कोशिश की जाती है, जबकि सही तरीका ये है कि हर 6 महीने में जरूरी टेस्ट कराए जाएं। मगर घर और कुंबे की जिम्मेदारियों में उलझी ख्वातीन अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाती हैं। इस सूरत में उनकी सेहत की देखभाल की जिम्मेदारी पूरे कुंबे पर आती है, क्योंकि ख्वातीन का सेहतमंद और खुशहाल होना पूरे घर के लिए बेहद अहम है। इसके अलावा ख्वातीन को अपनी ग़िज़ा का भी खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि वो सेहतमंद रहें और अपनी तमाम जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकें। इलाज के नए तरीके जरूर आए हैं, लेकिन मुआशरे और घर के लोगों को भी औरतों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए जागरूक होना चाहिए। हर साल 28 मई को ख्वातीन की सेहत का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जाता है। हमें इस मौके पर अहद करना चाहिए कि हम ख्वातीन की सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे, ताकि वो अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल कर सके और मुआशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सके।
तो फरहान जी, आज का हमारा टॉपिक हेलो डॉक्टर में है वुमेन हेल्थ केयर। और जब हेल्थ की बात आती है ना, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती, यहाँ पर मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो हेलो डॉक्टर है वो डेडिकेटेड है सभी ख्वातीनों को जो कि बाहर से तो मुस्कुराती हैं पर अंदर से शायद थकी होती हैं। तो चलिए आज वुमेन्स हेल्थ केयर पर बात करते हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। रितिका, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि वो बाहर से मुस्कुराती रहती हैं लेकिन अंदर उनके फिक्रात इतने ज़्यादा रहते हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, बल्कि घर के जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में सोचती रहती हैं, उनकी भलाई के बारे में सोचती रहती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए हमारे घर की ख्वातीन कितनी ख़ास अहमियत रखती हैं। हमें उनकी सेहत के बारे में सोचना चाहिए, हमें उनकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। इन्हीं सभी चीज़ों को सोचते हुए ये जो वुमेन डे पर आज वुमेन हेल्थ पर बात हो रही है, हमारे इस पैनल में जो मौजूद हैं एक्सपर्ट्स, आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश खड़गावत, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, एम्स दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रति सिंह, जो कि कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। हमारे साथ मौजूद है होम्योपैथिक की बात करने के लिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है जो ख्वातीन हैं वो होम्योपैथिक को बहुत अपनी ज़िंदगी में लाती हैं। होम्योपैथिक से उनको वो ठीक भी हो जाती हैं, क्योंकि होम्योपैथिक के जो इलाज है बहुत आसानी से डॉक्टर के पास चली जाती हैं। और अगर कोई ख़ास तौर से खातून एक डॉक्टर है तो वो बहुत आसान बन जाता है। तो यही चीज़ हमारे इस प्रोग्राम में भी हमने शामिल की है। डॉक्टर प्रियंका निम, जो कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं होम्योपैथिक CGHS में, वो आपको बताएंगे किस तरह से होम्योपैथिक से इलाज किया जा सकता है, जो ख्वातीन हैं वो बेहतर तरीके से अपनी सेहत बना सकती हैं। सबसे पहले तीनों एक्सपर्ट्स का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम की शुरुआत में यहाँ, क्योंकि खातून पर बात हो रही है, ख्वातीन पर बात हो रही है, महिलाओं पर बात हो रही है, तो हम जो पहला सवाल करेंगे वो महिला से, खातून से करेंगे, और वो हैं डॉक्टर रति। यहाँ पर डॉक्टर रति सिंह एक खातून है, वो अपने घर में सब कुछ करती है, पूरे फिक्रात उसके साथ रहते हैं, लेकिन वो अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल बेदार नहीं रहती, अवेयर नहीं रहती, समझती नहीं उसको। तो एक खातून के लिए, एक महिला के लिए उसकी सेहत उसके लिए और घर वालों के लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि महिलाओं का स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि जो घर है उसको संभालना, बच्चों को देखना, घर का सारा खान पीन, सारी भी व्यवस्थाएं एक महिला ही संभालती है। भले वो बाहर जाके ही क्यों ना काम कर रही हो, लेकिन घर आके वापस उसे अपना घर तो देखना ही देखना है। तो महिलाओं को स्वस्थ कैसे रहना चाहिए, क्या एहतियात बरतना चाहिए, तो मैं इन कुछ बिंदुओं में एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि सबसे पहले होता है आहार, कितना पौष्टिक आहार ले रहे हैं। तो महिलाओं के लिए ये ज़रूर ख़ास है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज़रूर देखने में आया है कि दूसरों के का ध्यान रखते रखते, या कई बार ऐसा होता है कि आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे, पौष्टिक आहार बच्चों को दे रहे हैं, स्पाउस को दे रहे हैं, लेकिन खुद पौष्टिक आहार नहीं ले पा रहे, या तो समय की कमी की वजह से या कुछ भी कारण हो सकता है। तो सबसे पहले आपकी सेहत में सबसे पहले जो स्थान है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है पौष्टिक आहार का। ज़्यादातर देखा जाता है महिलाओं में खून की कमी होना बहुत ही कॉमन है, और हम ये देखते भी हैं कि महिलाएं बहुत जल्दी इग्नोर कर देती हैं उसको, क्योंकि लक्षण जो होते हैं खून की कमी, अनीमिया के, वो थकावट होते हैं, और महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि हमें जनरल थकावट है, काम की वजह से है, और वो चिकित्सक के पास नहीं जाती हैं, उसको जनरल थकावट से एक्सप्लेन करती हैं। तो पौष्टिक आहार की अगर हम बात करें तो महिलाओं को प्रचुर मात्रा में पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां हैं, ठीक है। बोन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसलिए कहूँगी कि महिलाएं जो स्पेशली हमारे 40 के पार हैं, 40-45 इस एज के ऊपर की महिलाएं हैं, उनमें हार्मोनल लेवल्स चेंज होने की वजह से, जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे बोन्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, कैल्शियम का स्तर घटना शुरू हो जाता है, बोन से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। तो क्या हम ऐसा आहार लें, ज़रूर लें, ताकि हम अपने बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग रख सके। तो प्रचुर मात्रा में आप कैल्शियम यानी कि दूध से ले सकते हैं, पनीर से ले सकते हैं, चीज़ से ले सकते हैं, सलाद लें, हरी सब्जियां लें। तो इस तरह से आप पौष्टिक आहार को लेकर के ना ही आप अपना खून की कमी को प्रिवेंट कर सकते हैं, बल्कि अपने बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो एक हुई बात आहार की।
बात सेकंड में करूँगी ज़रूर कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज यानी व्यायाम। सारा काम घर का करते करते बच्चों को देखना है, पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं समय निकालना व्यायाम के लिए बहुत ज़रूरी है। व्यायाम से ना ही हम फिजिकल रूप से स्वस्थ रहेंगे, बल्कि ज़रूर ये देखा गया है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, जैसे हमें खुशी, ऐसे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जिससे हमें एक गुड फीलिंग होती है। तो एक थोड़ा सा आप समय निकाल सकते हैं। मैं महिलाओं को ज़रूर सलाह दूंगी कि कुछ भी नहीं तो 20 मिनट आप सिंपल आप वॉक कर सकते हैं, थोड़ा प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे ना ही सिर्फ आप फिजिकली बल्कि मेंटली भी आपका अच्छा हेल्थ रह सकता है। तीसरी मैं जो बात करूंगी, जैसे आपने बताया कि थक जाते हैं काम कर करके, तो नींद बहुत प्रॉपर है, क्योंकि अगर अनिद्रा है, किसी भी वजह से थकावट, कमर में दर्द, पेन है, या ओवरऑल काम करने की वजह से थक गए, नींद नहीं आती, तो कहीं ना कहीं उसका ज़रूर असर होता है हार्मोन्स पर, बैड इफेक्ट होता है, और उससे कई तरह की बीमारियां भी उभर कर आ सकती हैं। तो 3 चीज़ें मैं जो 3 बिंदुएं बताई हैं, आप पौष्टिक आहार लें, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक आहार लें, फल, सब्जियां, सलाद, दूध, स्पेशली दूध का बहुत, क्योंकि कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। दूसरा, हल्का फुल्का व्यायाम के लिए ज़रूर समय निकालें, और नींद पे ज़रूर आप बिल्कुल अपना ठीक कहा डॉक्टर रतिया आपने कि ये 3 जो आपने पॉइंट्स डिस्कस किए वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डाइट बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और सेहत का ख्याल रखना तो है ही बहुत ज़रूरी। तो डॉक्टर राजेश, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे मैम ने बताया कि ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉडी में नेचुरली चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस। तो एक यंग एज से लेके अडल्टहुड से लेकर उसके बाद की जो एज, अगर हम उम्र बढ़ती है, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं हार्मोनल के हमारे लेडीज़ में। तो उसे कैसे हम संभालें, उसके लिए क्या करें कि वो चीज़ें बैलेंस रहें? बहुत अच्छा सवाल है कि हार्मोनल चेंजेस कैसे बढ़ते हैं हमारे शरीर में। एक शुरू में एक लड़की होती है जो धीरे धीरे उसमें हार्मोन के चेंजेस आते हैं, वो माहवारी शुरू होती है, उसका शरीर का विकास शुरू होता है, फिर वो एक महिला में परिवर्तित होती है, फिर वो महिला की शादी होती है, फिर उनकी प्रेगनेंसी होती है। इन सब चीज़ों में हार्मोनल चेंजेस इतने ज़रूरी हैं कि अगर उनके साथ संयम न रखें तो कुछ ना कुछ बीमारी होने की संभावना रहती है। जब लड़की से महिला औरत बनती है तो उस वक्त जो हार्मोन चेंजेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस वक्त कोई भी हार्मोनल चेंजेस में गड़बड़ी होती है तो ये प्रोसेस डिले हो सकती है, यह प्रोसेस जो लड़की से महिला में परिवर्तन होना है वो लेट हो सकता है या इनकम्प्लीट हो सकता है। इसका ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। और फिर एक बार महिला बनती है तो उसमें लगातार माहवारी होना, सभी हार्मोन का नॉर्मल रहना वो ज़रूरी है। और इस पूरी व्यवस्था में, पूरे उम्र में यह जरूरी है कि जो कुछ बीमारियां हैं जो हर वक्त आपको होने का खतरा रहता है, जैसे थायराइड की बीमारी है जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले, इसका होने का खतरा रहता है। और दूसरी बीमारी है, अगर आपका वजन बढ़ता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो आपको डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इससे हम जब आगे बढ़ते हैं, महिला के बच्चे भी हो जाते हैं, फिर वो और एज बढ़ती है, तो एक स्थिति आती है कि जहां आपके महीना मासिक रुक जाता है और उसको हम कहते हैं कि मेनोपॉज हो गया है। उसके बाद से हार्मोनल चेंजेस शरीर में अलग तरीके के होते हैं। सो एक महिला के शरीर में जितने ज़्यादा चेंजेस होते हैं उसके मुकाबले पुरुष के शरीर में हार्मोनल चेंजेस उतने नहीं होते हैं। तो महिलाओं को अपने हार्मोनल चेंजेस के लिए बहुत जागरूक रहना है और उनका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी शुक्रिया। चीज़ों को समझना चाहिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्टर प्रियंका से। डॉक्टर प्रियंका, आप होम्योपैथी की एक अच्छी डॉक्टर हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था। आप किस तरह की बीमारियां ज़्यादातर ख़वातीन में, महिलाओं में देखती हैं, और आपके पास जब वो आते हैं तो आप उनका किस तरह से इलाज करती हैं, किन किन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा प्रोग्राम देखने वालों को बताइए। या श्योर। क्या होता है, महिलाएं जो होती हैं वो बैकबोन है सोसाइटी की। जैसे कि हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है, वो पूरे शरीर को संभालती है, उसी तरह से महिला जो होती है पूरे एक सोसाइटी को एक तरह से उसका नर्चरर है, उसकी केयर गिवर है। उसको अपनी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ अगर अच्छी नहीं होगी, जिसमें कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, क्योंकि बहुत सारे वो काम एक साथ करती हैं, घर भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं, और उसको मैनेज करने का और उसको इक्वलाइज करने, उसको बराबर करने का बहुत संघर्ष करती हैं। तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस होता है पैदा, एंग्जाइटी होती है, नींद नहीं आती है, और इनसे फिजिकल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लग जाते हैं। सेकंड,
क्या होता है कि वेट गेन होने लग जाता है और नींद नहीं आती है और बहुत अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इम्यूनिटी, क्योंकि स्ट्रेस जब ज़्यादा बढ़ता है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है और इम्यूनिटी कम होने की वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो उनको ट्रिगर कर जाती हैं। अब जब हम फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम फिज़िकल हेल्थ, फीमेल्स में देखा गया है जनरली डेवलपिंग कंट्रीज़ में कि फ्रॉम द बिगनिंग जब वो पैदा होते हैं तभी से एक जेंडर बायस देखा जाता है। तो स्ट्रेस बिगनिंग से ही शुरू हो जाता है उनकी लाइफ में। मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है फीमेल से, तो एक स्ट्रेस तब स्टार्ट होता है। देन वो पढ़ाई स्टार्ट करती हैं तो पढ़ाई का स्ट्रेस हो जाता है। देन वो प्यूबर्टी में आती हैं तो उनको पीरियड्स आ जाते हैं। पीरियड्स के अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें मूड स्विंग्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें और चीज़ें, एक्नेज आना, क्योंकि पढ़ाई करते हैं, वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है तो वेट गेन हो जाता है, जिससे फर्दर हार्मोनल इम्बैलेंस ऐड हो जाता है। फर्दर आगे बढ़ती हैं तो और चेंजेस आने लग जाते हैं। शादी होती है, शादी के बाद मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ती है, एट द सेम टाइम फिजिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ हार्मोन। तो स्ट्रेस हमें फिजिकली भी आ रहा है और मेंटली भी आ रहा है, और दोनों स्ट्रेस जब कंबाइन होते हैं तो वो प्रॉब्लम्स बढ़ा देते हैं। तो अर्ली एज में जैसे देखा जाए, PCOS के केसेस मेरे पास आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फीमेल्स में। जनरली पेशेंट्स जो हैं पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बैठे रहते हैं, व्यायाम नहीं करते, टाइम पर खाते नहीं हैं, टाइम पर सोते नहीं हैं, जिसकी वजह से PCOD जो कि चेहरे पे दाने आ जाना, एक्सेसिव हेयर आना और वेट गेन होना और पीरियड्स का इरेगुलर होना हो जाता है। पीरियड्स का इरेगुलर मतलब महीने महीने नहीं आ रहे हैं तो महीने तक चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर प्रियंका, और यही मैं सवाल डॉक्टर रति आपसे जानना चाहूँगी। जैसे कि डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि पीरियड्स इरेगुलर होना ये बहुत ही आम हो गया है। अगर आज हम हर दूसरे लड़की से जानते हैं कि उसके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते या पता ही नहीं चलता कि कब हैं, कब आ गए हैं, या डेट्स क्या है, इरेगुलर रहती है। तो ऐसे में ये कहने को तो एक नॉर्मल बात सुनने में लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है आगे जाके बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों होती है, और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है इरेगुलर पीरियड्स की, तो उसे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि पीरियड्स अनियमित आ रहे हैं। देखिए, कारण तो इसके बहुत ही लंबी एक सूची हो जाएगी, लेकिन उनमें जो हमारी यंग गर्ल्स हैं उनमें पॉलीसिस्टिक, जैसे डॉक्टर प्रियंका ने भी डिस्कस किया है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ आजकल बहुत राइज पर है यंग गर्ल्स में। कारण मैम ने ऑलरेडी बताया है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, बैठे रहते हैं घंटों घंटों, फास्ट फूड, जंक फूड का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, पर्टिकुलरली मेट्रो सिटीज़ में। तो वो जंक फूड कहीं ना कहीं वज़न बढ़ाता है, वज़न बढ़ने से हार्मोनल इम्बैलेंस, मोटापा, उसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, पीरियड्स अनियमित होते हैं। तो ऐसे में आप ज़रूर एक अपने चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि अनियमित पीरियड होना किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो, खून की कमी हो, या कोई यूट्रस में प्रॉब्लम हो रही हो, फाइब्रॉइड हो सकता है, जैसे 30 के ऊपर 35 की उम्र की महिलाओं को फाइब्रॉइड हो सकता है। तो इसको आप बहुत ही हल्के में नहीं लें, आप इसको सीरियसली लें और चिकित्सक से संपर्क करें। इसका इलाज होता है, हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो देखा गया है यंग गर्ल्स में, उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो बच्चा कैसे जा सकता है? मोटापा आपको कंट्रोल में रखना है। बच्चों को ज़रूर, चाहे वो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, उनको ज़रूर आप थोड़ा उनको मोटिवेट करें कि थोड़ा वॉक करना है, थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर करना है इन बिटवीन टाइम, एंड खान पान का ज़रूर संतुलन रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटापा हर बीमारी को न्योता देता है, चाहे वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज़रूर देखा गया है, जो कि एक आप कह लो फोर रनर होता है डायबिटीज़ का फुल फ्लेजेड। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन ना ही ये सिर्फ एक ओवरी की समस्या है, ये एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, जिसमें बाद में गर्ल को, या जब वो उनकी एज ज़्यादा होती है, उसमें शुगर का भी चांसेस बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो सकता है, ऐसे गर्ल्स को कंसीव करने में भी इश्यूज आ सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ज़रूर पेशेंट्स को कि आप चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें और नियमित अपना चेकअप कराते बिल्कुल।
यहाँ पर डॉक्टर राजेश अभी डायबिटीज़ की बात की है, यहाँ पर डॉक्टर रति ने, आप बहुत सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, तो आप किस तरह से किन किन एज में जो महिलाओं में, ख्वातीन में डायबिटीज़ देखते हैं, उसका क्या वजह हो सकती है? अगर हम अर्ली एज की बात करें, किसी को डायबिटीज़ हो गई है लड़की को, या हम प्रेगनेंसी के दौरान किसी को हो गई है, या फिर एक एजिड वुमेन है उसको डायबिटीज़ हो गई है, तो इन तीनों डायबिटीज़ में क्या फ़र्क है? क्या कंट्रोल करने में फ़र्क है? इलाज किस तरह होता है? या कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे अर्ली एज में भी डायबिटीज हो सकती है? डायबिटीज़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ हमारे शरीर में इसलिए होती है कि हमारे शरीर में जो पेनक्रियाज है, जो इंसुलिन बनाता है, वो पूरा नहीं बना है या इंसुलिन नहीं बन पा रहा है। तो इस तरह की डायबिटीज़ यूजुअली 20 साल से कम पे होती है, हालांकि कभी भी हो सकती है, बट अधिकतर केसेस 20 साल से कम होते हैं। और दूसरी तरह की जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली डायबिटीज़ है, या ऐसी डायबिटीज है जो यूजुअली मोटे लोगों में होती है। और अगर हम आज बात करें डायबिटीज की, तो ये टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज इतनी कॉमन नहीं है और इसका महिलाओं से या पुरुष से बहुत संबंध नहीं है, दोनों में ही ये हो सकती है। और इसका इलाज सिर्फ एक है कि हमें सिर्फ इंजेक्शन लेना है इंसुलिन का। अगर हम डायबिटीज की बात, टाइप 2 की बात करें, वो सबसे कॉमन है। अगर हम 100 मरीज देखें डायबिटीज के, तो 95 मरीज टाइप 2 डायबिटीज के होंगे। टाइप 2 डायबिटीज अधिकतर उन लोगों में ज्यादा होती है जिनमें खान पान सही नहीं है, जिनमें घी, तेल या फैट का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं खाने में, जो चलना फिरना बिल्कुल नहीं चाहते हैं या बिल्कुल नहीं करते हैं, या जिनका वजन बढ़ रहा है, शरीर में एक्स्ट्रा फैट उनके इकट्ठी हो रही है, उन लोगों को डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और यह किसी भी उम्र में हो सकती है। पहले हम मानते थे कि टाइप 2 डायबिटीज 20 साल से नीचे नहीं हो रही है, लेकिन अब यह देखा है कि बच्चे अगर मोटे हैं और चल फिर नहीं रहे हैं, पूरे टाइम टीवी देख रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा रहता है। और ये टाइप 2 डायबिटीज 20 से 40 साल या 50 साल के बीच में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, हालांकि बाद में भी हो सकती है। और विशेष इशू यह है यहाँ पे कि गर्भावस्था में, जैसे हम कहते हैं, तो एकदम से वेट बढ़ता है। सो वेट बढ़ने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ता है। इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी आप कर रहे हैं। एक कॉल आ गई है, कॉल लेते हैं, फिर आपकी बात जारी रहेगी डॉक्टर साहब। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका वेलकम, खैर मकदम। अपना सवाल पूछिए। थैंक यू जी। मैं ये पूछना चाहता, मेरी मिसेज हैं, उनके तो सर में दर्द रहता है और उनके बाल बहुत झड़ते हैं, तो क्या ये बाल झड़ने की जो समस्या है ये सर दर्द की वजह से है? ओके। जैसा आपने कहा कि दो समस्या बताई, एक तो सर में दर्द रहता है और दूसरा बाल झड़ने की समस्या है। तो एक तो हम ये चाहेंगे कि आप एक बार उनका पूरा चेकअप करवा लें कि उनमें किस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर दर्द का मुख्य कारण होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे उम्र बढ़ती है तो बीपी बढ़ता है, तो एक बार बीपी चेक करवा लें। और उनमें थायराइड का भी चेक करवा सकते हैं, क्योंकि थायराइड एक प्रमुख कारण है जिसमें बाल झड़ना बढ़ जाता है। इसके अलावा भी एक बार उनका जनरल चेकअप पूरा करवा लें, ताकि हमें यह पता चल सके कि उनको कोई बीमारी है या नहीं है, और उनको दोनों समस्याओं में फ़ायदा हो सके। इन बातों का ख्याल रखिए, और हम ये नए ख्वाहिशात हैं कि जल्द से जल्द वो आपकी जो वाइफ हैं ठीक हो जाएं। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप टाइप 2 डायबिटीज़, प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे। प्रेगनेंसी की डायबिटीज़ की बात कर रहे थे कि आज हम कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़, जैसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि हमारे समाज में टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा है, वजन बढ़ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। ये सभी कारण ऐसे हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ को बढ़ाते हैं। अगर ये कारण बढ़ेंगे, अगर हमारा वजन बढ़ेगा, तो हमें डेफिनेटली टाइप 2 डायबिटीज़ का होगा। जैसे अभी मैडम ने बात की कि पीसीओडी बढ़ रहा है। पीसीओडी भी इसीलिए बढ़ रहा है कि लड़कियों का वजन ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर लड़कियां पतली दुबली रहती हैं, फिजिकली एक्टिव रहती हैं, तो उनमें पीसीओडी होने का खतरा बहुत कम होता है, और इसी प्रकार टाइप 2 डायबिटीज़ होने का भी खतरा बहुत रहता है। अगर वजन बढ़ेगा तो आपका डायबिटीज़ भी बढ़ेगी और पीसीओडी की संभावना भी बढ़ेगी। और फिर हम बात करते हैं गर्भावस्था में डायबिटीज़। तो आजकल भारत सरकार ने प्रोग्राम शुरू किया कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, जैसे ही आप पहली बार डॉक्टर से मिलते हैं, तुरंत आपकी शुगर चेक करने की ज़रूरत है, या देखने के लिए कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है, उसके लिए चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर उस वक्त डायबिटीज़ नहीं निकलती है, तो आपको 24 से 28 हफ्ते के बीच में फिर एक बार दोबारा आपको डायबिटीज़ के लिए चेक करना है। अगर दोनों
दोनों टाइम नॉर्मल आती है तभी हम कहते हैं कि इसको डायबिटीज नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं डॉक्टर राजेश कि हमें रेगुलर, क्योंकि डायबिटीज जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही आम और हम लोगों की जिंदगी के साथ जुड़ गई है, तो इसके लिए जरूरी है कि रेगुलर इसका हम लोग चेकअप करवाते रहे टाइम टू टाइम। और यही एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। जी देखो, मेरा नाम रमा है, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। जी बताइए। तो मेरी एज 70 इयर्स है। ओके। तो मेरे को मतलब कि बहुत जल्दी ना घबराहट होने लग पड़ती है, कभी नेगेटिव सोचने आ जाता हूँ। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम आपको घबराहट के अलावा? वीकनेस बहुत रहती है। अच्छा। और चलने फिरने में मेरे को दिक्कत आती है, मैं रन थ्रू नहीं चल पाती। जी अच्छा, ठीक है। तो डॉक्टर रत्ती, मुझे लगता है आप इनका जवाब दे सकती हैं। रमा जी, पहले तो नमस्कार आपको। और आपने जैसे उम्र अपनी 70 साल बताई है। जी हाँ। हाँ, आप किसी पहले से किसी बीमारी से जूझ रही हैं, जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको? थोड़ा सा मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रह रही थी। हाँ। आप कोई दवाई लेती हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए? मैं बीपी की दवाई लेती हूँ। बीपी की दवाई लेती, तो वेरी गुड। आपने बताया कि आपको घबराहट होती है, तो देखिए 70 साल की उम्र में घबराहट को हम बहुत लाइटली नहीं ले सकते हैं। आप चूंकि ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मरीज हैं और दवाइयाँ लेती हैं, प्लस आप स्ट्रेस भी आपको है, तो आपको सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको चिकित्सक से परामर्श चाहिए। आपको बेसिक इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है या नहीं, किडनी फंक्शन ठीक है या नहीं। एक बेसिक ईसीजी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं, आपको कभी कभी घबराहट लग जाती है, तो ये सिम्टम्स इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस एज में देखिए हार्ट से संबंधित कोई किसी भी प्रकार के सिम्टम्स, स्पेशली घबराहट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपका एक हमें बेसिक जो चेकअप है हार्ट से संबंधित ईसीजी हो गए और ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप ज़रूर अपने निकट जो भी चिकित्सक है उनसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि इसको आप इस घबराहट वाले सिम्टम को इग्नोर नहीं कर सकते, या फिर आप इसको सिर्फ एक साइकेट्रिक इलनेस से नहीं आप एक्सप्लेन कर सकते कि मुझे ये तनाव रहता है, अनिद्रा रहती है, तो इसकी वजह से घबराहट है। आप ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते, इसको हमें ज़रूर एक उचित तरह से हमें इसका वर्कअप करना पड़ेगा, ईसीजी करना पड़ेगा, और जब सारा कुछ ठीक है तभी हम कह सकते हैं कि ये साइकेट्रिक इलनेस से संबंधित सिम्टम्स है। अदरवाइज आप घबराहट को इग्नोर ना करें बिल्कुल भी, और अपने चिकित्सक से संपर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। आई एम श्योर कि आपको आपके सवाल का जवाब अच्छे से मिल गया होगा। और यही डॉक्टर प्रियंका, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक फीमेल में, हार्मोनल इम्बैलेंस, डायबिटीज़, थायराइड, बहुत कुछ रहता है। तो ऐसे में जो अभी आपने भी बताया कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, तो क्या होम्योपैथी इसमें किस तरह से कारगर है कि ये मेडिसिन लेने से क्या थोड़ा सा वो रिलीफ फील कर सकते हैं, और अगर लेते हैं मेडिसिन तो कितना टाइम तक लेनी चाहिए? देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है सबसे ज़्यादा होता है 2 फेजेस में, ट्रांजिशन फेजेस में। एक होता है प्यूबर्टी में, एक होता है मीनोपॉज में। तो प्यूबर्टी में क्या होता है, फीमेल्स जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस वक्त होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसमें कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं, माइंड को प्रेफरेंस देते हैं अलॉन्ग विद द बॉडी। तो हम पूरे सिम्टम्स लेते हैं कि कब आपको कोई मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या फिर आपको कब ज़्यादा प्रॉब्लम फील होती है डे में, नाइट में, देन पीरियड्स में अगर इरेगुलरिटी है तो किस वक्त ज़्यादा होता है, कब ज़्यादा होता है, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, साइकिल में प्रॉब्लम, कुछ लोगों को वॉमिटिंग होती है, कुछ लोगों को डायरिया होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, कुछ लोगों को पेन बहुत ज़्यादा होता है। और इसके लिए होम्योपैथी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, इनफैक्ट मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो कि बहुत ज़्यादा सिवियर क्रैम्पिंग पेन के साथ आई थी, और वो बताती हैं वो RML में उनको हर बार एडमिट होना पड़ता है जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। तो उन्होंने वो हमारे पास आई, तो जैसे एक मिथ है कि होम्योपैथी बहुत टाइम लेती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आई हमारे पास विद अ विश्वास कि हम ठीक करेंगे उनको। तो OPD में आई थी वो सिवियर पेन के साथ, जिन पे वॉमिटिंग हो रही थी। हमारी मात्र एक डोज से उनका 80% पेन वहीं OPD में कम हुआ, और 10 मिनट बाद 20% भी चला गया, और वो वॉक करके गई थी। तो
हम जो है एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं। डिपेंड करता है कितना टाइम पे इफेक्ट करेगा, डिपेंड करता है कितना पुरानी बीमारी है। हार्मोनल जैसे मैं इम्बैलेंस बोल रही हूँ। डॉक्टर नेम, आपको मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगी, माफ़ी चाहूँगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रही हूँ जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल हमसे पूछिए। हाँ। सवाल पूछिए आप। मुझे पीरियड्स में तकलीफ होती है। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? 36। तो क्या प्रॉब्लम क्या रहती है आपको पीरियड्स में? पीरियड्स भी बहुत ज्यादा आता है और कमजोरी रहती है बहुत, और पेट भी बहुत दर्द होता है। अच्छा, ओके। तो डॉक्टर रति, आप बताइए। आप पहले से किसी समस्या से जूझ रही हैं, जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको? और ये कितने समय से आपको हो रहा है, पीरियड्स आने में हो रहे हैं या एक्सेसिव माहवारी आ रही है? 4 साल हो गए मेरे। 4 साल। आपने इस दौरान किसी चिकित्सक से संपर्क किया है? ना, किसी से भी नहीं। अच्छा, तो ये पिछले 4 साल से लगातार ऐसी समस्या बनी हुई है आपको? हाँ। आपने बीच में कभी अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया है? क्योंकि इस एज में फाइब्रॉइड तो नहीं, रसौली जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं, तो आपको ये तो नहीं है? या फिर हम देखना चाहेंगे कहीं खून की कमी तो नहीं है, या फिर कोई और हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है? तो कहने का मतलब है कि अगर इतने लंबे समय से अगर आप अनियमित माहवारी से जूझ रही हैं, तो ज़रूर आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि किस वजह से ऐसा हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। खून की कमी की वजह से हो रहा है, रसौली की वजह से अनियमित हो रहा है, या और कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, तो आप इसको बहुत हल्के में नहीं लें, क्योंकि लगातार अगर एक्सेसिव माहवारी होती रहेगी तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से खून की कमी भी हो जाएगी। खून की कमी होगी तो आपको फिर थकावट महसूस होना, दम फूलना, सूजन आना, ये सारी भी समस्याएं होंगी। थायराइड की, जैसे पहले सर ने बताया है कि थायराइड ज़रूर आपको चेक कराना है। क्यों? अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, थकावट महसूस हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो ये सब कुछ कॉमन लक्षण है जो कि थायराइड बहुत कॉमन है। जैसे अनियमित मासिक धर्म की मतलब कारण जो होता है, उसमें थायराइड की कमी होना काफ़ी कॉमन है। तो आपको ज़रूर जाना चाहिए अस्पताल या चिकित्सक से। ये सारे बिना जांच किए हुए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि आपका क्या किस तरह से इलाज करें। बिल्कुल, तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसे घर पर ना देखें, उसे किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाके उसके जो भी टेस्ट हैं आप वो कराइए और उसका सही इलाज कराइए। और हमें हेलो डॉक्टर में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर हमने देखा है कि ख़वातीन कहती हैं कि हमें थकान हो रही है, हमारे बोन्स में प्रॉब्लम हो रही है, या कोई भी ज़्यादा काम करने पर, किसी तरह का एक्सर्शन लेने पर किसी ना किसी तरह की परेशानी हो जाती है। डॉक्टर रति, आपने जिक्र किया था ग़िज़ा का, आपने जिक्र किया था न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का, तो मैं जानना चाहता हूँ, बल्कि प्रोग्राम देखने वालों को थोड़ा सा बताइए कि अगर कोई ख़ातून अपनी ग़िज़ा का सही से ख्याल नहीं रख रही है, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ का ख्याल नहीं रख रही है, तो उसको किस किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? हाँ जी, और क्या क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लेनी चाहिए खाने में? जी, तो जैसे महिलाओं के ऊपर ये पूरा प्रोग्राम निर्धारित है, और महिलाओं को स्पेशली अपने आहार में क्या चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया है, जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एक गर्ल को पिबर्टी आती, माहवारी होती, कई बार ये माहवारी एक्सेसिव भी हो जाती है बहुत ज़्यादा दिनों तक, या कई बहुत ज़्यादा अमाउंट लॉस होता है ब्लड का। तो खून की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई, यंग गर्ल्स में भी, अडल्ट वीमेन में भी और एल्डरली में भी। तो कहीं ना कहीं एक्सेसिव माहवारी से खून की कमी ज़रूर होती है। यंग गर्ल्स हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, विटामिन डेफिशिएंसी होती है, आयरन की कमी हो जाती है। जो वेजिटेरियन हमारे काफ़ी पॉपुलेशन देखा गया है विमेन की जो बिल्कुल वेजिटेरियन आहार लेती हैं, तो ऐसे में उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन D की डेफिशिएंसी मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी मरीज़ आते हैं। हम रोज़मर्रा के OPD में अगर हम काफ़ी बोले तो 20 से 30% पेशेंट्स में विटामिन D की डेफिशिएंसी कॉमन। यहाँ पे मैं रुकूंगा क्योंकि आपने भी विटामिन D की डेफिशिएंसी का जिक्र किया है, फिर वो ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मैं ज़रा सा और आपसे जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो ख्वातीन हैं उसमें विटामिन D की कमी क्यों नज़र आती है, और अगर विटामिन D की कमी है तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? क्या दवाई के अलावा कोई और चीज़ ऐसी है जिससे ये डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाए?
जी बिल्कुल, पहले तो देखा गया था कि हमारे समाज में इतनी विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होती थी, लेकिन चूंकि ग्लोबल वार्मिंग है, हम एडिक्वेट सन एक्सपोजर नहीं लेते हैं, पूरे टाइम देखते, छोटे बच्चे, इवन मैंने देखा है कि 7-8 साल के बच्चों को भी विटामिन डी डेफिशिएंसी है। एंड सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, थकावट होना, मांसपेशियों में दर्द होना, सिवियर पेन होना। तो ऐसे में हम कहीं ना कहीं महिलाएं ज़रूर इग्नोर कर देती हैं, बच्चों को तो फिर भी हम ले जाते हैं। तो महिलाएं हमेशा इसको एट्रीब्यूट करती हैं अपनी रोज़मर्रा की थकावट से, बल्कि ऐसा नहीं है। जब हम टेस्ट करते हैं तो वो बहुत सिवियर डेफिशिएंसी वाली रेंज में आता है। देखिए ये एक विटामिन है। सिवियर डेफिशिएंसी की कौन सी रेंज मानती हैं आप? सिवियर और एक नॉर्मल रेंज कौन सी मानती हैं? नॉर्मल रेंज यूजुअली 75 to 100 होती है, और अगर इससे कम है तो माइल्ड, फिर उसके बाद डेफिशिएंट, उसके बाद सिवियर डेफिशिएंसी। तो सिवियर, जब तक माइल्ड डेफिशिएंसी होती है। सिवियर में कौन सी बता रही हैं आप? क्या रीडिंग बता रही हैं? रीडिंग अगर आपकी लेस देन 30 है, इवन मैंने आज 8-9 भी देखे हैं पेशेंट्स के वैल्यूज। तो यही हमने समझा डॉक्टर रति कि डाइट लेना जो है वो बहुत जरूरी है अगर आपको अपनी आहार का अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। और यही कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ, ये ना मेरी पोती है, वो 13 साल की है जी। हेलो, 13 साल आपने बताया, 13 साल की है। हाँ हाँ, तो उसको ना 4 अप्रैल को वो पीरियड स्टार्ट हुआ था। ओके, पहली बार जी, 4 अप्रैल। तो उसके बाद ना उसको 2 महीने होने जा रहे हैं। ओके, तो अभी कुछ हुआ नहीं, तो इसके लिए कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? जी जी, ठीक है। डॉक्टर प्रियंका, आप इसका जवाब दीजिए कि आपने जैसे सुना कि 4 अप्रैल से उन्हें पहली बार पीरियड स्टार्ट हुए और ऑलमोस्ट 2 महीने होने को आए हैं और पीरियड्स खत्म नहीं हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? खत्म नहीं, चालू नहीं, अच्छा, आए नहीं हैं। अच्छा, ओके तो उसके लिए कोई वीक है, थोड़ी कमजोर है, उसके बाद उसे फीवर भी हुआ था। ओके ओके, थोड़ी कमजोर है, तो उसकी वजह से कोई चिंता करने की तो बात नहीं है। देखिए, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जब पीरियड्स पहली बार आते हैं उसको मेनार्की कहते हैं। और जब पहली बार आते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन जो होता है, जब अंडा बनता है, निकलता है और जिससे प्रोसेस से पीरियड्स आते हैं, वो एक रेगुलेट नहीं होता है, वो एक कंटिन्यूस साइकिल नहीं बनती, इसलिए जब वो स्टार्ट होते हैं तो इर्रेगुलर होते हैं टिल वो सेटअप ना हो जाए। और क्योंकि मैंने कहा कि जितना भी स्ट्रेस होता है, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, उसका डायरेक्ट रिलेशन पीरियड्स पे होता है। चाहे आप खुद भी अपने पे देखेंगे, अब आप जैसे आपने बताया कि उनको फीवर आया था, तो ये उससे भी हो सकता है, लेकिन नेचुरली भी ओव्यूलेशन सेट होने में 5 से 6 महीने या 1 साल तक इरेगुलर पीरियड्स आते हैं। लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसका इलाज लेना है। उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, तो वो रेगुलेट भी हो जाएंगे, अदरवाइज वो वही हार्मोनल इम्बैलेंस में चले जाएंगे। तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है, आप वेट कीजिए, 2-3 महीने और वेट कीजिए। वो थोड़ा सा रेगुलेट होने में 1 साल तक लगता है पीरियड्स को इनिशियली, ये नॉर्मल है, फंक्शनल है, इसमें कोई बीमारी या कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मतलब हम ये समझे कि जब शुरुआती तौर पे पीरियड्स आते हैं तो थोड़ा सा इरेगुलर रहते हैं और बैलेंस होने में उसको वक्त लगता है। तो आप घबराइए मत, जैसे कि डॉक्टर प्रियंका ने आपको बताया कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 2-3 महीने में आप डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर राजेश, अक्सर हमने सुना है कि ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनमें ये प्रॉब्लम ख़वातीन में थायराइड की बहुत ज़्यादा होती है। थायराइड के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उसको सही रखना कितना ज़रूरी है। मैं एक एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ, अगर थायराइड का सही से इलाज ना किया जाए, उसकी मेडिसिन जो डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है उसे डेली ना लिया जाए, या जिस तरह डॉक्टर कह रहा है उस तरह ना लिया जाए, तो किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और क्या राय रहेगी एक एक्सपर्ट की थायराइड को लेकर? और यहीं पर भी मैं सोरान जी एक और चीज कह रहे हैं, थायराइड भी 2 तरह के रहते हैं, हाइपर और आपकी जो उसमें रहता है, जिसमें एक में वेट कम रहता है, एक में वेट बढ़ जाता है, तो इसके बारे में भी हमें बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने। थायराइड मुख्यतः थायराइड भी 2 प्रकार से होती है। थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे गले में होती है, तितली के आकार की होती है, और ये 2 हार्मोन बनाती है, T3 और T4, और पूरी हमारी बॉडी इन हार्मोन की वजह से ही चलती है। अगर ये हार्मोन बनना कम हो जाएंगे तो हमारी बॉडी का काम नहीं चलेगा और हमारा वजन बढ़ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म होने, यानी मोटा होने वाला थायराइड हो गया है।
और इसके विपरीत अगर किसी भी कारण से थायराइड ग्लैंड जो हमारी है ज़्यादा हार्मोन बनाने लग गई है तो उसे हम कहते हैं हाइपर थायराइड हो गया, यानी पतला करने वाला थायराइड हो गया है। अगर हम आम जनता में देखें तो अधिकतर में 90% में हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम होती है, जिसमें थायराइड हार्मोन कम बनता है। उसमें मुख्यतः लक्षण होते हैं कि सर वजन का बढ़ना, थकावट, कमजोरी, चमड़ी एकदम ड्राई हो जाती है, आपको कब्जी बहुत ज़्यादा रहती है, आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, माहवारी इरेगुलर हो जाती है। सो इस तरह के लक्षण होते हैं और इसका इलाज बहुत अच्छा है कि अगर हम पता कर लें कि हाइपोथायराइड की बीमारी है तो आपको एक गोली लेनी है, खाली पेट सवेरे उठते ही लेनी है, आधे घंटे तक चाय दूध नहीं लेना है और उसके बाद आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि अगर आप दवाई बराबर नहीं लेते हैं तो क्या होगा, या खाली पेट नहीं लेते हैं तो क्या होगा। तो होगा ये कि आपको थायराइड के लक्षण आपको चलते रहेंगे, आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर राजेश, इस पे हम फिर से आपसे बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो, मैं रतिका, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, डॉक्टर प्रदीप साहू। जी डॉक्टर प्रदीप, वेलकम है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था, आवाज आ रही है क्या मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए कि वो महिलाएं जो जिनकी शादी नहीं हो पाती, जीवन में कुंवारी रह जाती, बैचलर रह जाती हैं, उन लोगों के किस तरह के हेल्थ इश्यूज आने की संभावनाएं रहती है इन कंपैरिजन टू मैरिड वुमेन? दोनों के हेल्थ इश्यूज में क्या फर्क होता है? क्योंकि फर्क तो है, मेजर जो शादी है जीवन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या फर्क होता है? मेरा ऐसा सोचना है, आप किस नजरिए से देखते हैं बताइए थोड़ा सा। मेरे दिमाग में सवाल आया तो मैंने कहा आपके सामने रखता हूँ। सो डॉक्टर प्रियंका, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? शादी नहीं होती है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है सोसाइटल प्रेशर। सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है उन पर कि वो बहुत ज़्यादा इस स्ट्रेस में रहते हैं कि या तो वो बाय चॉइस नहीं हो रही है शादी, या फिर वो मिल नहीं रहा सूटेबल मैच। तो जब सूटेबल मैच नहीं मिलता है तो अगर वो नहीं भी करना चाहते हैं शादी, लेकिन सोसाइटी इतना प्रेशर देती है तो समवेयर उनका मेंटली वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस, और उनमें डिप्रेशन के केसेस भी ज़्यादा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं और उनको डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। वो कहीं ना कहीं ढूंढ रही होती हैं कोई कंपनी, कोई डिपेंडेंसी, कोई एक साथ ढूंढ रही होती हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली सपोर्ट होना, दवाई से ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट। भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, उनका सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि शादी करना एक अपनी चॉइस है, एक कंपल्शन नहीं है और कभी कंपल्शन होना भी नहीं चाहिए। और उसका प्रेशर सोसाइटी को भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड होना चाहिए कि उनका चॉइस है तो उसको रिस्पेक्ट करें। आई थिंक ये पूरी तरह से दोनों में यही डिफरेंस होता है कि उनमें डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्रेशर भी ज़्यादा है। एट द सेम टाइम बार बार उनसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं हो रही आपकी शादी, क्या हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव साइकिल में नहीं जाते हैं तो मीनोपॉज उन केसेस में जल्दी आने के चांसेस भी होते हैं। तो मीनोपॉज आते हैं तो वही फ्लैशेस होते हैं, फ्लैशेस हीट के, और मूड स्विंग्स होना, इंसोम्निया होना, ये सब प्रॉब्लम्स इस तरह की देखी जाती हैं। और एक लैक ऑफ वो तो होता ही है सपोर्ट। तो आई थिंक मेंटल सिम्टम्स उन लोगों में ज़्यादा देखे जाते हैं रेदर देन फिजिकल सिम्टम्स। तो आई विल से सो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंका, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रदीप हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू। आज का ये हमारा मौजू था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे पूछी। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है। डॉक्टर खड़गावत, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना पैगाम दीजिए प्रोग्राम देखने वालों को, और उसमें ये भी ऐड कर दीजिए अगर थायराइड का सही से केयर नहीं किया जाए, उसका इलाज नहीं किया जाए, क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ तो है, जैसा हमने बात किया है कि आपका खाना हेल्दी होना चाहिए, स्वस्थ खाना खाना चाहिए, और आपको सभी महिलाओं को अपने लिए खुद के लिए समय निकालना चाहिए। आप फैमिली के लिए समय निकालते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन खुद के लिए समय निकालें, फिजिकल एक्टिविटी करें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें। और अगर थायराइड की बीमारी है तो उसका इलाज बराबर लें, खाली पेट सवेरे गोली लें, आधे घंटे का इंतजार करें, उसके बाद आप खाना पीना शुरू करें। एक दिन भी भूले नहीं, अगर बराबर आप दवाई लेंगे तो आपकी थायराइड बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी और आपको कोई लक्षण नहीं रहेगा। एकदम सही। डॉक्टर रतिया, आप किस तरह का पैगाम देना चाहती हैं? आपने एक बात बोली थी कि सभी महिलाओं को, ख्वातीन को अपनी एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे वॉक हो, चाहे घर में योगा वगैरह हो। तो अपना पैगाम भी दीजिए और दरअसल बताइए अगर वो करें तो कितना बेहतर है, और जिन लोगों को, जिन ख्वातीन को
बोन्स की प्रॉब्लम है, दर्द रहता है हड्डियों में, वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ को? जी बिल्कुल, मेरा तो यही पैगाम है सारी अपनी महिला मित्रों को कि अपना ध्यान ज़रूर रखें। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, आहार, पौष्टिक आहार, व्यायाम और निद्रा, ये तीनों चीज़ तो बहुत ज़रूरी हैं ही। इसके अलावा आपका बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये देखा गया है कि महिलाओं में कुछ जो लक्षण होते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स के, वो बिल्कुल पुरुषों जैसे नहीं होते, बहुत एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं। जैसे कई बारी पेट का दर्द हो जाता है, कई बारी शोल्डर पेन, जॉ पेन, कई बारी सिंपल थकावट भी एक हार्ट प्रॉब्लम का एक सिम्टम हो सकता है। तो ऐसे अगर आप सिम्टम्स से ग्रसित हैं कई समय से, तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो विमेन में कहीं ना कहीं डिफरेंट होती है पुरुषों की कंपैरिजन में। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो मैं ज़रूर अपनी महिलाओं को ज़रूर एक अवेयर करना चाहूँगी कि ये सिम्टम्स बड़े देखने में, सुनने में कॉमन लगते हैं कि थकावट है, धड़कन तेज़ हो जाती है, सुस्ती लगती है, पेट का दर्द है जो कि डायग्नोज नहीं हो पा रहा, कई महीनों सालों से चला जा रहा है। तो इन चीज़ों को ज़रूर आप, सिम्टम्स अगर कुछ भी हो रहे हैं तो आप उनको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एक सीरियस हेल्थ इशू की वार्निंग दे रहे हैं। जी, तो मैं इस वार्निंग को समझना चाहिए और उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर प्रियंका, आप किस तरह से पैगाम देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी, आप सबका तो ख्याल रखते हो, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना ख्याल रखें। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो मेरे ख्याल से फैमिली हेल्दी रहेगी। फीमेल एक नर्चरर है सोसाइटी की, एंड इफ़ यू आर हेल्दी द सोसाइटी विल बी हेल्दी, और आगे चल के भी हमारी जनरेशन्स भी हेल्दी रहेंगी। तो अपने माइंड का ध्यान रखिए, मेंटल हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैं शुरू से कहती आ रही हूँ। अगर माइंड इज़ अबव एवरीथिंग, अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप मैनेज करके चलिए, लेकिन स्ट्रेस मत दीजिए। एट द सेम टाइम मैं सोसाइटी को भी ये कहना चाहती हूँ, अपने साथ के परिवार वालों लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि फीमेल अपना ख्याल खुद नहीं रखती हैं, आप उनका ख्याल रखिए जैसे वो आपका ख्याल रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फीमेल्स हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू फैमिली हेल्थ। इसका ध्यान रखना चाहिए और तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत ख्याल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो फरहान जी, हमने जाना कि भाई जो एक ख्वातीन होती है वो घर, ऑफिस, रिश्ते सब कुछ संभालती है, तो ऐसे ही ज़रूरी बहुत है कि वो अपना भी ख्याल रखे और उनके परिवार वालों के लिए भी ज़रूरी है कि वो उनका ख्याल रखे, क्योंकि वो आपका ख्याल रखती हैं। हमें उम्मीद है कि आज का जो हमारा हेलो डॉक्टर का प्रोग्राम था आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आपके भी कोई जहन में सवाल या कोई भी राय या कोई सजेशंस आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.drdu@gmail.com, और अगर आप हमारा प्रोग्राम रिपीट देखना चाहते हैं, कोई और एपिसोड पुराना आप देखना चाहते हैं, तो आप हमारे डीडी उर्दू चैनल, यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम अपने नाजरीन को बता दें कि हमारा अगला मौजू जो रहेगा वो रहेगा ब्रेन ट्यूमर। तो बहुत ज़रूरी है कि अपना खास ख्याल रखें, और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। रोजाना मुनासिब वर्जिश को अपनी रूटीन में शामिल करें। मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं जिसमें सब्जियां और फल लाजमी हो। अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करें, कम से कम 7 से 8 घंटे। हर 6 माह बाद मेडिकल चेकअप लाजमी कराएं। ज़हनी दबाव से बचने के लिए रिलैक्स करने की आदत अपनाएं। अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करें। अपनी ज़ाती सफाई और हफ्ज़ान सेहत का खास ख्याल रखें। बीमारी या जिस्मानी अलामात को नज़रअंदाज ना करें, फौरी डॉक्टर से रुजू करें।